नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वक्रोक्ति संप्रदाय। तो अभी हम सारे संप्रदाय पढ़ चुके हैं, जो रस है, अलंकार हो गया, रीति हो गया, ध्वनि हो गया, ये सब पढ़ चुके हैं। तो अगला हम लोग देख रहे हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जितने भी संप्रदाय माने गए हैं, तो जितने भी संप्रदाय जैसे जिन भी विद्वानों ने माना है, उनको सबने काव्य की आत्मा माना है। ठीक है। तो अब जैसे वक्रोक्ति हो गया, इसको काव्य की आत्मा कौन मानते हैं? आचार्य कुंतक। तो ये इनके प्रवर्तक भी हैं। तो चलिए देखते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय का अर्थ क्या होता है और अभिप्राय क्या होता है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। तो इन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की है वक्रोक्ति संप्रदाय की, आचार्य कुंतक ने। काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति, वक्र और उक्ति दो पदों की योग से बना है। मतलब वक्र और उक्ति दो पद के योग से बना है वक्रोक्ति, जिसका अभिप्राय है असाधारण कथन, वैशिष्ट या भंगिमा। मतलब हाँ, उसको सीधे सीधे ना कहकर थोड़ा भंगिमा में कहना या असाधारण तरीके से कहना। वक्रोक्ति में किसी भी बात को प्रत्यक्ष रूप से ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। मतलब सीधे सीधे ना कहकर उसको थोड़ा घुमा फिरा के बातों को करना। ठीक है। वक्रोक्ति की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब श्रोता या पाठक उसके वास्तविक अर्थ को पकड़ ले। मतलब वक्रोक्ति कहने का तभी कोई मतलब बनता है जब कोई जो सामने आपके श्रोता है या पाठक है, वो आपकी बात को समझ ले। ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप कुछ वक्रोक्ति में कहें और उसको समझ ही ना आए। तो इसीलिए बताया गया कि वक्रोक्ति का भाव सामान्य श्रोता या पाठक नहीं समझ पाते। मतलब सामान्य मनुष्य नहीं समझ पाते। वक्रोक्ति का प्रयोग विशिष्ट प्रकार के श्रोताओं या पाठकों के लिए किया जाता है। मतलब जो वक्रोक्ति का प्रयोग या वक्रोक्ति जानता होगा वही तो समझ पाएगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि मतलब विशिष्ट प्रकार के, मतलब जो लोग वक्रोक्ति के जानकार होंगे। ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव और विकास। तो वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ, तो देखते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में वक्रोक्ति पद का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम आचार्य भामा हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो हैं वो आचार्य भामा हैं वक्रोक्ति पद का प्रयोग करने वाले। लेकिन वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य कुंतक को माना जाता है। ठीक है। तो कुंतक का समय 11वीं सदी है, तो इनका समय भी याद रखेंगे। और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है, ये भी याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। और कुंतक का समय भी पूछा जाता है 11वीं सदी। कुंतक वक्रोक्ति जीवितम पुस्तक लिखकर वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो इनकी पुस्तक का भी नाम पूछा जाता है कि कुंतक की पुस्तक का नाम क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है। उसके बाद वक्रोक्ति के संबंध में भामा के क्या विचार हैं वो देखिए। वाचा वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते, अर्थात वक्रता या वक्रार्थ या पदोक्ति अलंकार का प्राण तत्व है। मतलब जो भामा हैं वो वक्रोक्ति को कहीं ना कहीं अलंकार से जोड़ते हैं। ये मतलब अलंकारों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब हम विशिष्ट तरीके से या असाधारण तरीके से हम अपनी बात को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वामन के अनुसार वक्रोक्ति क्या है, तो सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात संपूर्ण विधान वक्रोक्ति है। मतलब जो भी समान विधान है वही वक्रोक्ति है। ठीक है। फिर उसके बाद भोज के अनुसार वक्रोक्ति क्या है, तो स्वभावोक्ति, विश्व वक्रोक्ति, रसोक्ति और वाड्मय, अर्थात संपूर्ण वाङ्मय स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति व रसोक्ति के रूप में विभाजित है। मतलब जितना भी संपूर्ण वाङ्मय मतलब कि जो लिखित रूप से कोई मतलब संस्कृत का साहित्य है उसमें स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति और रसोक्ति के रूप में विभाजित है। जो वक्रोक्ति है वो स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति और रसोक्ति के रूप में
विभाजित है। ठीक है, फिर कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का विवेचन देखिए। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी वंदे व्यवस्थितयो काव्यम त्वधिलाद कारिणी। ठीक है, तो इसका अर्थ है अर्थात कवि के वक्र व्यापार से सुशोभित तथा काव्य मर्मज्ञों को आह्लादित करने वाले बंध में व्यवस्थित शब्द और अर्थ का मंजुल रस समन्वय ही काव्य है। ठीक है, कवि के व्यापार से सुशोभित तथा काव्य के मर्मज्ञों को आह्लादित करने वाले, काव्य के मर्मज्ञ मतलब जो काव्य के वो जानने वाले हैं, आह्लादित मतलब उनको आनंद की प्राप्ति करने वाले, बंध में व्यवस्थित शब्द और अर्थ का मंजुल सरस समन्वय ही काव्य है। मतलब जो बंध में व्यवस्थित अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ शब्द और अर्थ का मंजुल सरस समन्वय, मतलब कि सरस मतलब सुंदर समन्वय ही क्या है, काव्य है। ये कुंतक के कहने का अर्थ है। शब्दार्थ का साहित्य वक्रार्थ है और वही काव्य है। ठीक है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को वैदग्ध्य भंगी वणिति कहा, जिसमें वैदग्ध्य का अर्थ कवि कर्म की कुशलता और भंगी का अर्थ चमत्कार या चारुता है। इस प्रकार वक्रोक्ति कवि कर्म और कौशल से उत्पन्न होने वाले चमत्कार पर आश्रित कथन इस प्रकार है। ठीक है, कथन प्रकार है। आधुनिक हिंदी आलोचकों द्वारा वक्रोक्ति का विवेचन। तो अभी हम संस्कृत कवियों का तो देख लिया, अभी हम देखेंगे आधुनिक जो आलोचकों ने क्या कहा है वक्रोक्ति के बारे में। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य के चमत्कार को महत्व देते हुए कहा है, मतलब जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो काव्य के चमत्कार को महत्व देते हैं और वो कहते हैं, शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार होना आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि काव्य में विलक्षणता और चमत्कार होना आवश्यक है, नहीं तो उससे मतलब वो आनंद को ही सर्वोपरि मानते हैं काव्य में। ठीक है, तो अभी इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल का मतभेद है, तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निश्चित धारणा है कि चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य काव्य का नित्य लक्षण नहीं हो सकता। मतलब जो महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं उसका ठीक उल्टा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य काव्य का नित्य लक्षण नहीं हो सकता। उनका कहना है कि इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य मानते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार नहीं ढूंढा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मतलब उनका मानना है रामचंद्र शुक्ल का कि जो लोग कविता को मतलब मनोरंजन का साधन मानते हैं वो मतलब चमत्कार तो मतलब ढूंढेंगे ही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, वो एक तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी के मतों को मतलब नकारते हुए ऐसा कहते हैं। उसके बाद शुक्ल जी ने पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। मतलब शुक्ल जी का मानना है कि जो क्रोचे हैं उन्होंने अभिव्यंजनावाद वक्रोक्तिवाद से लिया है। ठीक है, उसके बाद हिंदी के छायावादी युग में वक्रोक्ति के प्रति एक बार पुनः आग्रह दिखाई देता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं कि हिंदी का जो छायावादी युग था उसमें वक्रोक्ति के प्रति एक बार पुनः आग्रह दिखाई देता है कि मतलब वक्रोक्ति का प्रयोग सही है। और उसके बाद वो कहते भी हैं कि छायावाद का युग वास्तव में वक्रता के वैभव का स्वर्ण युग है। उसके समर्थ कवियों ने व्यवहार में जहाँ वक्रता का अपूर्व उत्कर्ष किया, वहाँ सिद्धांत में भी उसकी अत्यंत मार्मिक रीति से प्रतिष्ठा की। प्रगतिवादी युग में वक्रोक्ति को महत्वहीन समझा गया, पर हिंदी का प्रयोगवादी युग अति वक्रता से आक्रांत हो उठा। तो मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि प्रगतिवादी युग में तो वक्रोक्ति को महत्वहीन समझा गया, लेकिन जब प्रयोगवादी युग की शुरुआत हुई तो मतलब वहाँ पे तो अति वक्रता ही हो गई, मतलब वो अति वक्रता से आक्रांत हो गया। इसके बाद भारतीय साहित्य शास्त्र
में पंडित बलदेव उपाध्याय ने वक्रोक्ति सिद्धांत की पुनः प्रतिष्ठा की। उसके बाद इस प्रकार कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत किसी न किसी रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। मतलब इनका मानना है कि जो वक्रोक्ति सिद्धांत है वो आज भी कहीं ना प्रयोग में लाया। अब देखेंगे वक्रोक्ति के प्रकार। कुंतक के समकालीन आचार्य भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश में वक्रोक्ति को व्यापक अर्थों में ग्रहण करते हुए वक्र वचन को ही काव्य कहा और समस्त वाङ्मय को 3 भागों में विभाजित किया। तो जो भोजराज हैं उन्होंने, पहले तो उनके ग्रंथों का नाम याद रखेंगे, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वक्रोक्ति को व्यापक अर्थों में ग्रहण करते हुए वक्र वचन को ही काव्य कहा। मतलब भोजराज का मानना है कि जो वक्र वचन है वही काव्य है और समस्त वाङ्मय को 3 भागों में विभाजित किया। मतलब वक्रोक्ति को मध्य में रखते हुए उन्होंने समस्त वाङ्मय को ही 3 भागों में विभाजित कर दिया। और वो 3 वाङ्मय वो जो विभाजित किया वो विभाजन है, पहला है वक्रोक्ति, दूसरा है रसोक्ति और तीसरा है स्वभावोक्ति। ठीक है। आचार्य रुद्रट ने तो ये भी ध्यान में रखिए कि उन्होंने कौन से 3 भाग किए, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। तो ये जो किया है, किसने किया है विभाजित, भोज ने। ठीक है। उसके बाद आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार मात्र स्वीकार करते हुए इसके 2 भेदों का उल्लेख किया है। तो जो आचार्य रुद्रट है उन्होंने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है, और वो भी अलंकार किसके भीतर, शब्द अलंकार के भीतर। ठीक है। और इन्होंने इसका 2 भेद भी माना है। पहला भेद है काकु वक्रोक्ति और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है। वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए आचार्य दंडी ने समस्त वाङ्मय को 2 भागों में विभाजित किया है। जैसे भोज ने समस्त वाङ्मय को 3 भागों में विभाजित किया था, वैसे ही दंडी ने 2 भागों में विभाजित किया है। और ये अलंकार का मूल मानते हैं वक्रोक्ति को, जैसे कि आचार्य रुद्रट ने कहा है। ठीक है। तो इन्होंने इनके जो 2 विभाजन है वो है स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। तो इनका जो विभाजन है वो कहीं ना कहीं भोज से मिलता है। ठीक है। कुंतक ने वक्रोक्ति को 6 प्रकार में विभाजित किया है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 प्रकार माने हैं, और ये प्रकार आपको याद रखने ही हैं, क्योंकि ये प्रकार पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो जो पहला प्रकार है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्थ वक्रता, तीसरा है पद परार्थ वक्रता, और चौथा है वाक्य वक्रता, और 5वां है प्रकरण वक्रता, और छठा है प्रबंध वक्रता। तो जो कुंतक हैं उन्होंने वक्रोक्ति को 6 भागों में बांटा है, और उन्होंने 6 भाग इस तरह से बताए हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में तो पूछ लिया जाता है। ऑप्शंस में सारे दे देंगे और एक अलग से लिख देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे करके। ठीक है। तो आप इसको रट ही लीजिए। तो इसको रटना भी एक तरह से आसान है कि वर्ण विन्यास वक्रता, तो सबसे पहले वर्ण से, जब हम हिंदी सीखते हैं तो सबसे पहले हम वर्ण से शुरू करते हैं। वर्ण के बाद हम उसको पद बनाते हैं, तो पद पूर्वार्ध वक्रता हो गया। उसके बाद पद के बाद पद परार्ध, उसके बाद क्या होता है, वक्रता हो गया। पद के बाद क्या होता है, वाक्य वक्रता, फिर वाक्य बन जाता है। वाक्य के बाद प्रकरण, पूरा एक लेसन ही बन जाता है, तो प्रकरण वक्रता हो गया। और छठा हो गया प्रबंध वक्रता, कि एक पूरा प्रबंध ही तैयार हो जाता है। प्रबंध कि एक पूरी बुक ही तैयार हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ में। तो वक्रोक्ति संप्रदाय यहाँ पे ख़त्म होता है, और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए, और अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।